Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Hello and welcome to this Tuesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार उदयन रे। उदयन, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अनुभा रोहतगी। Thank you, Manoj. Key domestic indices declined more than 0.5%. Sensex finishes near 61,900 points. Nifty settles below the 18,300 level. Rupee closes at 82 rupees and 22 paisa against the US dollar, and gold falls to 60,655 rupees per 10 gram at MCX for June contracts. घरेलू शेयर बाजार में आज हुई बिकवाली। प्रमुख सूचकांक 0.5% से अधिक घाटे में रहे। सेंसेक्स 61,900 के नजदीक बंद हुआ। निफ्टी 18,300 के नीचे फिसला। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 82 रुपये 22 पैसे पर बंद हुआ और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य घटकर 60,655 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आया। घरेलू शेयर बाजार में आज निवेशकों ने मुनाफा वसूली की और प्रमुख सूचकांक 0.5% से अधिक नुकसान के साथ बंद हुए। हालांकि छोटी और मझोली कंपनियों में थोड़ी लिवाली भी की गई। सेंसेक्स 61,900 के नजदीक बंद हुआ, जबकि निफ्टी 18,300 के स्तर से नीचे फिसल गया। कुल मिलाकर घरेलू शेयर बाजार में प्रमुख सूचकांकों को नुकसान उठाना पड़ा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 413 घटकर 61,932 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 112 अंक घटकर 18,287 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझोली कंपनियों का प्रदर्शन सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में बेहतर रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.1% 8% की तेजी हमने देखी, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 0.12% लाभ के साथ बंद हुआ। Key domestic indices today declined more than 0.5%. The BSE Sensex closed near 61,900 points, while the NSE Nifty settled below the 18,300 level. Both indices declined amid mixed cues from global share markets. The Sensex fell 413 points to finish at 61,932. The Nifty at the National Stock Exchange slipped 112 points to end at 18,287. However, in the broader market at the BSE, the mid-cap index rose 0.18% and the small-cap index added 0.12%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 14 firms rose while 16 fell. Bajaj Finance was the top gainer as it surged 1%, followed by NTPC, which climbed 0.9%. SBI gained 0.7%. On the other hand, HDFC declined 2.2%. Tata Motors and Mahindra both fell 1.8%. In sectoral indices at the BSE, 6 sectors posted gains while 14 suffered losses. Industrial sector rose 0.3%, while power, capital goods and IT sectors added marginally by 0.2% each. On the other side, auto sector declined 1%, while finance and healthcare indices slipped 0.5% each. The overall breadth of the market was positive as shares of 1,842 companies rose, while those of 1,683 companies fell. A total of 134 shares remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 82 रुपये 22 पैसे पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्देशीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 102.45 के स्तर पर चल रहा था।
उदयन, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। बाजार प्रमुख सूचकांक थोड़े घाटे में रहे, लेकिन छोटी और मझोली कंपनियों में लिवाली भी की गई, यानी कुल मिलाकर क्या मूड लग रहा बाजार का? देखिए मनोज, जैसे कि आप देख रहे थे सेशन दर सेशन एक गेन्स का सिलसिला बरकरार था और काफी विदेशी जो संस्थान हैं वो खरीदारी कर रहे थे। तो तकरीबन मेरे ख्याल से 21,000 करोड़ रुपए देश में आए स्टॉक मार्केट निवेश में। तो एक कंसोलिडेशन का फेज है जहां पे मुझे लगता है जो कि प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी की गई है। और कई बार कंसोलिडेशन होता है जिसे कहते हैं मार्केट टेकिंग अ ब्रेथ, सांस फूल गया है तो उसको दोबारा ब्रेथ वापस लाने की कोशिश की जा रही है। तो ये उस नजरिए से देखना चाहिए, क्योंकि बाकी जो मैक्रो इकोनॉमिक आंकड़े हैं वो अच्छे खासे हैं। आपके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं बहुत ही कुछ तो बहुत ही अच्छे हैं, जैसे आपने आज एयरटेल का देखें, बैंक ऑफ बड़ौदा का देखें। पर्सनली पब्लिक सेक्टर बैंक्स के रिजल्ट देख के मैं बहुत हार्टन्ड हूं, क्योंकि उत्साहजनक है, क्योंकि ये एक चिंता का विषय बना हुआ था और पहले एक जैसे वर्ण की तरह बन गया था कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट बैंक्स। अब तो सभी के जो आंकड़े हैं वो बहुत ही आकर्षक हैं। और ये जब भी हमारा ओवरऑल अभी तो इकोनॉमिक ग्रोथ है, पर जब इंटरनेशनल इकोनॉमिक जो सिचुएशन है वो बायंट होगा, जब हमारे ग्रोथ में वो वाला आयाम वो वाला इंजन फुल स्ट्रेंथ में चलेगा, तब अच्छे हेल्थ वाले बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की पोजीशन, अच्छी हेल्थ को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो उनके साथ फिर आप एग्रेसिवली कंपनियां जब एग्रेसिवली आगे बढ़ेंगी उनके साथ निकल सकती हैं। तो ये तो आज का खबर है। पर दो जल्दी से टिप्पणी। एक तो G7 की जो मीटिंग होने वाली है ऊर्जा क्षेत्र को लेकर, जी ऊर्जा क्षेत्र को लेकर, वहां पे एक मेरे जैसे लोगों की नजर रहेगी कि वो फिर तेल के दामों को कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे तेल के दामों पे असर पड़े। तो वो एक चिंता का विषय हो सकता है आगे चल के। और इसके अलावा आज बहुत ही कांटे की मीटिंग है अमेरिका में, जो कि अमेरिकी डेट सीलिंग जो उनका इन्होंने उसको लिफ्ट करने की, रेज करने की जरूरत है। और आज ना हुआ तो मतलब आज प्रगति ना दिखी, सुर्खियों में नहीं आती है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट क्रमशः 31 मई तक चलते चलते काफी नर्वस होती चली जाएगी। You of course mentioned the fact that the macroeconomic figures that have come out have been quite good actually. You know, yesterday we had a WPI figure for April which is like into now negative territory. Right. And also the fact that if we also, you know, for a second, like you said, the markets have taken the pause today. So overall if you see the markets have been gaining and, you know, they're a little, they're now less than 1,000 points shy of its previous lifetime closing high. So on and would you say that this is like, you know, also an indication of how we are also maintaining our own, the Indian markets are maintaining their own identity, so to speak, you know, compared to the rest of the world? Oh yes, absolutely. They are maintaining, you know, they're standing their ground. Yes. It's not as if there aren't pockets of worry at all. There are, of course, you would, you know, sometimes discretionary spends. So if you see some of these retailing stocks, one of them in particular, you can clearly see that the kind of upsurge in spending that happened around this time last year or maybe a little later, that has ebbed. Now we are back to, as it is called, the terra firma, firm ground, you know, normal ground. So the, you know, a runaway you know, catch up kind of a thing, which, you know, things were at a stop and catch up. That catch up paradigm or catch up phase is gone, and now it's a fresh sort of normal kind of course that people will be looking at. So that's one. Second, of course, we have seen the export figures, and of course imports are also because it's in a globalized economy, you know, sometimes your exports are also linked. You import something, do something and export.
So these things, there are pockets which will not make you feel great or make you feel a little cautious, but there are other areas which are very heartening. So it's a disparate picture actually. We were talking about, like you said, the macro figures, and like I just mentioned, the WPI figures came out yesterday, but we're still not seeing, and just couple of days ago when the CPI figures came out, again, low compared to the previous month of March, but we're not seeing those being translated into the prices on the ground when the food items are concerned. So why is that happening? Sometimes it's a seasonal thing. Sometimes it's you have a sudden rain or something like that. There's a problem and one particular crop gets affected. So, of course, these are not very, my comments are at the moment to your question. I do realize they're not as informed as they should be. But these things happen. But, Anubhav, one has to remember something, that this 4.8 or whatever figures that we are looking at, and we are feeling okay about it. Yes, of course, you're okay. One needs to be okay about it. But some of the measures which RBI took, which is raising interest rate, they were supposed to happen with a lag. It's showing now. Yes. So that is something that we must keep in mind. That sometimes what happens is when you're moving at a very high speed, the engine gets heated up. Yes. So what you do is you probably go at a slightly lower gear, or automatically that happens. So that adjustment, or like a thermostat. So that kind of a thing is now showing up, and hopefully we should. The key part is that you should not make it so subdued that then again you need a thrust to make it go in a higher gear. So the idea is to keep a control of it, and I think the RBI paused at a pretty good. And I think what you're saying also is that the figures that we're talking about, whether it be CPI or WPI, the effects on prices on the ground will start showing in a little bit, because it's like I said, there's always a lag. So we are assuming that that will eventually, and let's also not forget that we have gone through a roller coaster. First, getting locked up, then suddenly people are having to buy up. You have to buy new things, replacing things, and then a shortage that leading to price hikes and so on and so forth. So now still there are issues. Still chips are an issue with some automobile models, automobile companies. So it's not as if they've got totally sorted out, but we are in a much better place. But this is not the kind of growth that we would want to live with. We aspire for much higher growth. But yes, there's only so much you can get out of a system, because we live in an interconnected world. So yes, we are in a okay place, decent place, much better place than almost all the countries in the world. But yeah, this is not something that we aspire to be. We have higher ambitions, and I think we're going to go there. We are in a good position to go there. उदयन, यहाँ पर हम बिल्कुल आम श्रोताओं के नजरिए से समझना चाहेंगे कि बाजार का जो ये स्तर है, इस स्तर में जो आने वाले दिन हैं, जो अच्छी उम्मीदें दिखा रहे हैं कि बाजार और ऊपर उठेगा, ऐसे कौन से 3 क्षेत्र आपको लग रहे हैं कि जहां पर अपेक्षाकृत निवेश सुरक्षित होगा और बेहतर परिणाम उनको निकल के मिल पाएंगे 1 साल से 2 साल की अवधि में? देखिए, सबसे पहले तो BFSI, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो सेक्टर है, बैंक हो गई, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, वहां पे क्या हुआ है कि एक जिसे कहते हैं मंथन, जहाँ पे आपके अंदर टॉक्सिक चीजें थी, आपने चीजें हेल्दी लाइफस्टाइल लीड नहीं कर रहे थे, तो आपने योगा किया, फास्टिंग की, उपवास किया, सब किया करके आपने अंदर से जो टॉक्सिसिटी थी उसको निकाल दिया. सो दैट हैज बीन पर्ज्ड आउट, यानी शुद्धिकरण हो चुकी है. अगर नहीं हुई है तो फिर काफी उस तरफ चले गए. तो सिर्फ बैंकों में भी नहीं हुआ है. मतलब पहले प्राइवेट बैंक को ऐसे देखा जाता था जैसे सबसे उच्च वर्ण का है, एक वर्ण सिस्टम बन गया था जी. अब वो चीज मुझे हटती हुई नजर आ रही है, जो कि खुशी की बात है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर के जो बैंक्स हैं उनका बहुत जबरदस्त रोल है और अभी भी प्ले करते हैं, और वो आम भारतीय के जीवन को काफी हद तक छूते हैं. कई एरियाज में, बैंकिंग में तो है ही,
और उसके अलावा एनबीएफसी उनके साथ जो इन एरिया जो रिक्वायरमेंट्स ये बैंक नहीं मीट कर पाते, एनबीएफसी करते हैं। और ये आप देखेंगे इंडेक्स का बहुत अच्छा खासा हिस्सा है, 35-40% जैसा जो भी है इंडेक्स कॉम्पोजिशन के हिसाब से, वो एक सेक्टर तो हो ही गया। दूसरा जो सेक्टर जो मुझे लगता है कि दो सेक्टर्स और हैं वो जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल विजडम है, वन इज एफएमसीजी जो कंज्यूमर गुड्स है। तो आप सुबह चाय के साथ बिस्किट अगर आप पहले लेते हैं तो वो बंद तो नहीं करेंगे, दाढ़ी लोग फिर भी बनाएंगे, तो ये सब चलता रहता है। तो ये एक इसमें रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी की विजिबिलिटी रहती है। उसी तरीके से दवाइयां जो फार्मा सेक्टर है, मैं हेल्थ हॉस्पिटल चेन्स के बारे में बात नहीं कर रहा, फार्मा जहां पे दवाइयों के बारे में बात हो रही है, वहां पे एक स्टेडीनेस है। तो इन कुछ ये 3 सेक्टर्स जो हैं मुझे काफी ऐसे सेक्टर्स लगते हैं जहां पे हमारे जो श्रोता हैं उनकी तरफ नजर रख सकते हैं। जी, आगे बढ़ते हैं। Moving on, Health Minister Mansukh Mandavia has said the Indian medical devices industry has the power to emerge as the global leader in manufacturing and innovation in the next 25 years. Interacting with representatives of Japanese medical devices companies in Tokyo, the minister said the medical devices sector is an essential and integral constituent of India's healthcare sector. He highlighted that to invite investors from across the world, India is allowing 100% FDI under the automatic route for both greenfield and brownfield setups. Mr. Mandavia said the sector's contribution became even more prominent as India supported the domestic and global battle against COVID pandemic through large-scale production of medical devices and diagnostic kits. He invited Japanese medical companies to take advantage of opportunities to make in India, innovate in India and discover in India. यहाँ पर हम अपनी चर्चा को कह लें कि आपने अभी हेल्थ सेक्टर को सदाबहार बताया कि हेल्थ सेक्टर में स्कोप की गुंजाइश हमेशा रहती है। और यहाँ ये जो खबर आई है इसमें एक 2 टर्म है जो हमारे श्रोताओं के लिए एक समझने के लिए हम समझना चाहेंगे कि एक ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड सेटअप क्या होते हैं और इसमें 100% एफडीआई की अनुमति है, ऐसा कह रहे हैं मंत्री महोदय। तो किस रूप में यह सहायक होगा यहाँ भारत में उद्योग लगाने में और यहाँ की दवाइयां पूरी दुनिया को पहुंच सके उस दिशा में? देखिए, यहाँ पे मेडिकल डिवाइसेस के बारे में बात हुई तो जहाँ पे ब्लड प्रेशर हो गया, आपके ऑक्सीजन लेवल्स हो गए हैं, उससे ये तो आम तौर से जो आप इस्तेमाल करते हैं घर में रखने के बारे में बात हो रही है, पर कई चीजें हैं जो आप प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में रखते हैं। उसके अलावा आप जो एडवांस टर्शियरी केयर, सेकेंडरी और टर्शियरी केयर एस्टैब्लिशमेंट्स में रखते हैं। तो आप जैसे जैसे आप स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धि की सप्लाई को बढ़ाएंगे तो आपको इन चीजों की आपूर्ति करनी पड़ेगी। अगर इसकी आप आयात करते हैं तो फिर आपके लिए लोड बनेगा। दूसरी बात है ये जो कि बहुत ही अच्छी बात कही गई है यहाँ पे कि ये हमने सबक सीखा, जो महामारी के वक्त सबक सीखा कि एकदम से हमें जरूरत थी और तकरीबन जैसे मुठभेड़ सी हो गई लिमिटेड सप्लाई मेडिकल डिवाइसेस के लिए इंटरनेशनली, वो दोबारा नहीं होने देना है हमें। हमारा देश अगर मंगल तक यान छोड़ सकता है तो ये मेडिकल डिवाइसेस हम क्यों नहीं बना सकते हैं। और हमें ये आत्मनिर्भर भारत का जो मूवमेंट है उसका ये क्रिटिकल हिस्सा है। अगर डिफेंस जो रक्षा उत्पादन के बारे में बात हो रही है, दवाइयां भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर कोई क्राइसिस आ जाती है और मेडिकल डिवाइसेस के लिए आपको दोस्ती का वास्ता देना पड़ता है दूसरे देशों के लिए, वो हमारे जो है आत्मसम्मान के लिए एक मुद्दा बन जाता है। तो मुझे लगता है कि हम इतने बड़े देश हैं, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी जगह में हमने प्रगति की है, तो ये नेक्स्ट स्टेप है हमारे लिए। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 71,000 नए युवाओं को रोजगार पत्र दिया। रोजगार मेला देश में अब तक 45 स्थानों पर लगाए जा चुके हैं। इस अवसर पर संबोधित करते हुए नए जो नियुक्त हुए हैं उन्हें संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार मेला देश के युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्रीय विकास गाथा में उनके सक्रिय योगदान के लिए आरंभ किया है और इसका लाभ उन्हें मिल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि रोजगार मेला के माध्यम से युवाओं को
सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया को तेज बनाया है, साथ ही इसमें पारदर्शिता लाई है और निष्पक्ष तरीके से लोगों को रोजगार मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। Moving on. India and the EU have emphasized the need for expediting the ongoing free trade agreement negotiations by finding convergence on all issues after due consideration to mutual sensitivities. Both sides also affirmed their commitment to work together on common priorities for WTO-related issues. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal held a bilateral meeting with the European Commission Executive Vice President Valdis Dombrovskis on the sidelines of the first ministerial meeting of India-European Union Trade and Technology Council. The meeting was also attended by senior officials from both sides. During the bilateral discussions, the leaders recalled the long-standing partnership between the two sides and underlined the need to work together to deepen the association, given their commitment to democracy and rule-based international systems. Udayan, India has been, emphasizing on free trade agreement with a lot of countries now. We already have a few FTAs in place, and we are already, working on. So, how important is this free trade agreement negotiations or the talks which are going on with the EU, given that it's a very important trading partner for India? If you do it with the EU, Anuba, you hit a jackpot. It's like doing a deal with 27, 28 countries. Whatever is the current number of EU. So, but it's a sticky thing. It's not easy. This economic diplomacy has its challenge. EU comes with its own set of list of things and regulations and a lot of restrictions in place. So they are in a place which our diplomats have to negotiate. And let's also not forget, when we are doing a free trade agreement, our government has no option but to safeguard the interests of our various people in various sectors. So it's a delicate balancing act, but we have to crack this one, because then it's a very powerful economic bloc, and if we do a deal, then we get access to a lot of markets. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए अगले दौर की बातचीत जून में नई दिल्ली में आयोजित होगी। विदेश व्यापार के महानिदेशक संतोष कुमार सारंगी ने नई दिल्ली में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वार्ता को पिछले वर्ष दिवाली तक पूरा होना था, लेकिन अलग अलग कारणों से तारीख आगे बढ़ गई। अब उम्मीद है कि विचार विमर्श का 10वां दौर 5 से 9 जून तक आयोजित होगा। यानी एक और EU तो दूसरी ओर ब्रिटेन के साथ भी मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर भारतीय निर्यात को इन सबसे कितना लाभ होता दिख रहा आपको? देखिए, वो ब्रिटेन EU से बाहर गई, पर हमारे देश के उद्योग के जो कंपनियां हैं वो लंदन में और ब्रिटेन में उन्होंने ऑफिसेज बना के रखी हुई, क्योंकि उसको गेटवे माना जाता था। अब अगर ये चेंज सिचुएशन में हमें दोनों के साथ डील करना जरूरी है, ताकि वो वाला एरिया जो है ज्योग्राफिकल एरिया, उसको उसके मार्केट्स में एक्सेस मिलता रहे, और हमारे जॉइंट ये एक जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा पूरा ग्लोबल फॉर्मेशंस चेंज हो रहे हैं, जियो पॉलिटिकल फॉर्मेशन चेंज हो रहे हैं, ये इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग अगर आ जाती है तो हम एक मजबूत स्थिति में पहुंचेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से लौटते हैं शेयर बाजार की ओर, लेकिन घरेलू नहीं बल्कि वैश्विक बाजार। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज मिला जुला रुख दिखा है। सीमित दायरे में कारोबार हुआ और उसमें जापान में लिवाली तेज रही। जापान का निक्की 225 सूचकांक आज 0.7% लाभ के साथ बंद हुआ। उधर बिकवाली के दबाव में चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.6% की गिरावट हुई। इस बीच हांगकांग का हैंगसेंग, सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स और दक्षिण कोरिया का कोस्पी, तीनों सूचकांक बिना किसी खास उतार चढ़ाव के बंद हुए। यूरोपीय जोन की ओर चलें तो वहां भी समाचार तैयार किए जाने तक मिला जुला ही रुख था। अंतर्देशीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 और फ्रांस का CAC 40 बिना किसी बढ़त के या घाटे के चल रहे थे, जबकि जर्मनी के डैक्स में 0.1% की तेजी देखने को मिल रही थी। Moving on to the US market, the S&P 500 and the Dow ended with modest gains yesterday after manufacturing data raised concerns
about a slowing U.S. economy that could help bring down inflation amid ongoing debt ceiling negotiations, while a rise in Meta shares helped lift the Nasdaq. The Dow Jones Industrial Average added 0.1%, the S&P 500 rose 0.3%, and the Nasdaq Composite Index fell 0.7%. Udayan, you were talking about the debt ceiling crisis that is currently on in the U.S., but if you look at the past, this has always, at the last moment, the Congress has passed it, and it's more of a, tug of war between the Republicans and the Biden administration. So do you think it's going to have it is all that important vis-a-vis the markets? Oh, absolutely. Till this thing is done, it will be a huge concern because the impact is going to be in the US is going to be catastrophic, to put it very mildly. And of course, because everybody's linked, India is linked, you're going to equity markets definitely are going to see a huge impact. There's going to be a lot of nervousness and almost extreme mood swings that you'll see, and you'll also see impact in the debt markets. It's very bad news. It has to be, and this is nothing which we are concerned with directly, but yet in the second order effect is so powerful that no country in the planet is going to be able to avoid it. So even if they do it on May 31st at 11:59, it's really bad. It has to get sorted out, because by which time we saw what happened in UK last year on the pension crisis. Thanks to that problem, the government got saddled with a huge amount of hole, which now they have to organize the money. So everything gets impacted, and worse, when you set a bad precedent, next year this is going to be back, because they're just going to lift it for a year. That's what they're planning. Then again this thing is going to play out, and the markets will look behind. Typically they'll look behind for precedents, and they're going to take all the less than pleasant lessons, and they're going to build it into their behavior. यहाँ पर हमारे देश के लिए क्या चिंताएं हो सकती हैं, हमारे जो आम श्रोता हैं उनके लिए क्या ध्यान रखने की बात होगी ऐसी परिस्थिति में? देखिए, इस वक्त अगर आप मुझसे पूछें तो कोई नई चीजें या एडवेंचरस चीजें ना करें. जो अगर मान लीजिए SIP कर रहे हैं, सीधा कर रहे हैं, वो सीधा वही करें. कोई बड़ा अमाउंट जाके इन्वेस्ट करना और कुछ हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट करना, वो ना करें. मुश्त रकम अभी निवेश ना करें. अगर आप 15-20 दिन अगर टाल भी देते हैं, उससे बहुत कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है. अगर आप निवेशक हैं, अगर ट्रेडर हैं, गुड लक. Moving on to commodities. Oil prices today rose around 0.5% in intraday trade. Brent crude was trading at $75.45 a barrel. West Texas Intermediate crude price was at $71.35 per barrel when reports last came in. Udayan, very quick comment. Despite the volatility, the oil prices are in a comfortable right now, the range of oil prices, so far as India is concerned. Yeah, India is looking at, I was reading somewhere that they're looking at $85. Hopefully it will remain in that zone, and we won't get too stressed out because of it. आइए चलें सराफा बाजार. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतर्देशीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक सोने का मूल्य जो जून में आपूर्ति किया जाता है वह 370 रुपए कमजोरी के साथ 60,655 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास आ गया था. उधर जुलाई अनुबंध वाली चांदी भी 720 रुपए घटकर 72,680 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर चलें तो वहां भी न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में समाचार तैयार किए जाने तक सोने का मूल्य थोड़ा कमजोर था. $2,008.30 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी भी कमजोरी के साथ $23.90 प्रति औंस पर चल रही थी. बहुत संक्षिप्त सी प्रतिक्रिया उदयन. सोना ने पिछले एक साल में अच्छा कह लीजिए कि वापसी की है. आने वाले दिनों में कैसे आसार इसके? अगले 6-7 महीने में ये दौर चलता रहेगा, क्योंकि जब भी आपके फाइनेंशियल सिस्टम में अनिश्चितता रहती है, स्टॉक्स बॉन्ड्स में, तो सोने की तरफ लोग रुख करते हैं. वही आप देख रहे हैं. यानी कुल मिलाकर लोग सतर्क रहें और जो अभी की स्थिति है वो अगले 6 महीने तक जारी रह सकती है, ऐसे आसार है. बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से उदयन आपका बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद. And before we close, a reminder of the headlines. Health Minister Mansukh Mandavia says Indian medical devices industry has the power to emerge as a global leader in manufacturing and innovation in the next 25 years. Key domestic indices declined more than 0.5%. Sensex finishes near 61,900 points. Nifty settles below the 18,300 level. Rupee closes at 82 rupees and 22 paisa against the US dollar, and gold falls to 60,655 rupees per 10 gram.
at MCX for June contracts. And that's it in this edition of Market Mantra. We'll be back tomorrow at 6:30 p.m. with yet another edition of Market Mantra. Till then, from the entire team, Namaskar. Market Mantra.